और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर 10 ऑफ सीपीसी, जो कि है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट के बारे में। अब एक दावा दायर हो गया, उसके बाद जो है प्लेंट जो है इंस्टीट्यूट होने के बाद रिटन स्टेटमेंट आ गई। उसके बाद जो है प्री ट्रायल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई। तो अब कोर्ट ने जो है इशू फ्रेम करने हैं। इशू फ्रेम करने से पहले कोर्ट जो है वो इस बात को देखना चाहती है कि कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं कि जिनको जो पार्टीज़ हैं वो एडमिट कर रही है, और कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जिनसे पार्टीज़ जो हैं वो डिनाई कर रही है। जो डिफेंडेंट और प्लेंटिफ है, इन दोनों ने अपने प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में जो जो एलिगेशन से एक दूसरे के ऊपर लगाए हैं, तो उनको जो है एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो कोर्ट है अच्छे तरीके से जो इशू है उनको फ्रेम कर सके और जो रियल क्वेश्चन ऑफ डिस्प्यूट है पार्टीज़ के दरमियान उसका पता चल सके। तो इसके लिए कोर्ट जो है प्री ट्रायल प्रोसीडिंग के तौर पे पार्टीज़ को एग्जामिन कर सकती है। तो जिसके लिए हमें ऑर्डर 10 जो है वो सीपीसी में दिया गया और बताया गया कि किस तरीके से जो है कोर्ट पार्टीज़ को एग्जामिन करेगी। तो पढ़ते हैं जी। इसका रूल 1 है, ascertainment whether allegations in pleadings are admitted or denied. At the first hearing of the suit, the court shall ascertain from each party or his pleader whether he admit or denied such allegations of facts as are made in the plaint or written statement. If any of the opposite party and as are not expressly or by necessary implication admitted or denied by the party against whom they are made, the court shall record such admission and denials. ऑर्डर 10 रूल 1 हमें बता रहा है कि जब प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट जो है वो फाइल हो जाएगी, उसके बाद जो कोर्ट है वो पार्टीज़ को जो है एग्जामिन करेगी, ताकि इश्यूज जो हैं वो अच्छे तरीके से फ्रेम किए जा सकें। रियल जो क्वेश्चन है पार्टीज़ के दरमियान डिस्प्यूटेड, उसका पता चल सके। तो रूल 1 हमें बता रहा है कि एट द फर्स्ट हेयरिंग, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट फाइल होने के बाद जो फर्स्ट हेयरिंग होगी, उस पर कोर्ट जो है वो दोनों पार्टीज़ को, प्लेंटिफ को और डिफेंडेंट को एग्जामिन करेगी और उनके जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में उनसे पूछेगी, और फिर देखेगी कौन से फैक्ट्स को प्लेंटिफ जो है वो एडमिट कर रहा है या डिफेंडेंट एडमिट कर रहा है, और कौन से फैक्ट्स को जो है वो डिनाई कर रहे हैं। ये जो भी डिनाइल और एडमिशन होगा, इसको जो कोर्ट है वो रिकॉर्ड करेगी इन राइटिंग। आगे पढ़ते हैं जिसका रूल 1 ए है, द कोर्ट में अडॉप्ट एनी लॉफुल प्रोसीजर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड। पार्टीज़ को एग्जामिन करने के लिए जो है कोर्ट कोई भी जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन वो सिविल प्रोसीजर कोड की प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं जी। क्लॉज 1 है इसकी कंडक्ट। अब कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट कर सकती है कंडक्ट प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग एंड इशू ऑर्डर फॉर एक्सपीडिटिंग प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। कोर्ट जो है वो कोई भी प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग्स जो है उसके इशुएंस का ऑर्डर कर सकती है, ताकि कोर्ट की जो प्रोसेसिंग है उसको आगे लेके जाया जा सके एग्जामिनेशन के बारे में। आगे जी क्लॉज 2 है, इशू विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज कमीशन टू एग्जामिन विटनेस, एडमिट डॉक्यूमेंट्स एंड टेक अदर स्टेप फॉर द पर्पज ऑफ ट्रायल। कोर्ट जो है वो पार्टीज़ की कंसेंट के मुताबिक, उनकी उनकी इजाज़त से, उनकी रजामंदी से जो है वो कोई भी कमीशन जो है उसको अपॉइंट कर सकती है, ताकि उनके विटनेसेस को और उनके डॉक्यूमेंट्स को जो उन्होंने एडमिट किया उनको एग्जामिन किया जा सके। आगे क्लॉज 3 है, अडॉप्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टी एनी अल्टरनेटिव मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इंक्लूडिंग मीडिएशन, कंसिलिएशन और एनी सच अदर मीन्स। कोर्ट जो है वो पार्टीज़ की कंसेंट के मुताबिक, उनकी रजामंदी के मुताबिक अगर वो रजामंदी देते हैं, तो कोई भी अल्टरनेटिव मेथड जो है, ताकि उनका जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व किया जा सके, वो जो है वो प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकती है किसी भी मीडिएशन के थ्रू। जैसा कि ऑर्डर 9B में हमें बताया गया था कि जो है इशुएंस ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इशू से पहले जो है पार्टीज़ के दरमियान सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट हो सकती है। तो ऑर्डर 9B जो है वो थ्रू मीडिएशन था। तो अगर पार्टीज़ जो हैं वो कोर्ट के बाहर अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहती हैं, तो अगर पार्टीज़ की कंसेंट है तो कोर्ट जो है
उस बाबत ऑर्डर कर सकती है कि इनका जो मैटर है उसको रिजॉल्व किया जाए थ्रू मीडिएशन, किसी भी जो है अदर पर्सन के थ्रू, किसी आर्बिट्रेटर के थ्रू उनका जो मेथड है, उनका जो डिस्प्यूट है, उनका जो मेथड है, उनका जो प्रोसेस उनके दरमियान क्वेश्चन है उसको रिजॉल्व किया जा सके किसी मीडिएशन के थ्रू। क्लॉज 3 में ये बता रही है। अब ये जो ओवरऑल रूल 1 है ये असल में ये इसलिए है ताकि कोर्ट का जो फेयर ट्रायल है वो हो सके, उसमें ज़्यादा लेंथी प्रोसेस ना हो ट्रायल की बाबत। तो इसलिए ये जो है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज़ की जाती हैं। मिसाल के तौर पे एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा हो गया, तो अब उसने जो पार्टीज़ हैं उन्होंने जो स्टैम्प पेपर है वो भी कोर्ट में फ़ाइल करना है। तो फिर बाकी जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हैं, विटनेसेस भी हैं, उसकी दस्तावेज़ी शहादत भी होगी, औरल शहादत भी होगी, ज़ुबानी शहादत भी होगी। तो अगर ये एग्ज़ामिनेशन इसमें ना हो तो फिर तो पार्टीज़ को वो स्टैम्प पेपर भी प्रूव करना पड़ेगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हर एक डॉक्यूमेंट्स वो रेलिवेंट हो या ना हो, उन तमाम तर डॉक्यूमेंट्स को जो है वो प्रूव करना पड़ेगा। ये एग्ज़ामिनेशन का मतलब ये है ताकि जिन फैक्ट्स को, जिन डॉक्यूमेंट्स को पार्टीज़ एडमिट करती हैं उनको साइड पे कर दें, और जो डॉक्यूमेंट्स, जो मैटर, जो क्वेश्चन जो डिस्प्यूटेड हैं उन पे इशू फ्रेम करके उनको जो है उन पे प्रोसेस आगे लेके जा सके, ताकि जो है ट्रायल लेंथी ना हो और फेयर ट्रायल हो और पार्टीज़ जो हैं उनके लिए कोई मुश्किल ना हो। आगे चलते हैं जी। रूल 2 है ऑरल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज और कंपेनियन ऑफ पार्टीज एट द फर्स्ट हेयरिंग ऑफ द सूट और एट एनी सब्सिक्वेंट हेयरिंग एनी पार्टी अपीयरिंग इन पर्सन or present in a court or any person able to answer any material question relating to the suit by whom such party or his pleader is accompanied shall be examined orally by the court, and the court may, if thinks fit, put in the course of such examination question suggested by either party। अब रूल 2 बता रहा है कि जो प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होने के बाद फर्स्ट हेयरिंग होगी, वहाँ पे जो है कोई भी पर्सन, कोई भी पार्टी जो इन पर्सन पेश हो रही है या किसी ऐसे बंदे के थ्रू पेश हो रही है, या उनके बिहाफ पे कोई ऐसा जो बंदा है वो पेश हो रहा है, अपीयर हो रहा है कोर्ट में, कि जो जो वो मटेरियल क्वेश्चन है सूट की बाबत, सूट से रिलेट करते हैं, उनको वो समझता है, उनके बारे में उसको पता है, तो कोर्ट जो है उसका ऑरल एग्जामिनेशन भी कर सकती है कि कौन से जो क्वेश्चन हैं वो डिस्प्यूटेड हैं, और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको पार्टीज एडमिट कर रही हैं। तो कोर्ट के पास इख्तियार है, उनका ऑरल एग्जामिनेशन भी हो सकता है। और आगे रूल 2 हमें बता रहा है कि एग्जामिनेशन ऑर्डरली बाय द कोर्ट एंड द कोर्ट में इफ थिंग्स फिट पुट इन द कोर्स ऑफ सच एग्जामिनेशन क्वेश्चन सजेस्टेड बाय ईदर पार्टी। कोर्ट जो है वो ऑरली उनको एग्जामिन करेगी, और कोर्ट कोई भी क्वेश्चन जो है वो पार्टीज़ के सामने पुट कर सकती है ताकि जो रियल क्वेश्चन ऑफ डिस्प्यूट है उसको समझा जा सके। तो एट एनी स्टेज ऑफ द सूट कोर्ट कोई भी क्वेश्चन जो है वो पार्टीज़ के सामने पुट कर सकती है और उनको जो है वो ऑरली एग्जामिन कर सकती है। रूल 2 हमें ये बता रहा है। अगर रूल 3 है सब्सटेंस ऑफ एग्जामिनेशन टू बी रिटन, दी सब्सटेंस ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग बाय द जज शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। रूल 3 में बता रहा है कि जो भी एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज़ होगा, बेशक वो किसी एप्लीकेशन के थ्रू हो, किसी क्वेश्चन के थ्रू हो, कोर्ट का ऑर्डर हो या ऑरल एग्जामिनेशन हो, उन उन एग्जामिनेशंस में जो भी पार्टी फैक्ट्स को एडमिट कर रही हैं, जिन फैक्ट्स को एडमिट कर रही हैं या जिनको डिनाई कर रही हैं, उन तमाम तर सब्सटेंस को जो है होगा वो रिटन फॉर्म में जो है कोर्ट ने लिखना है, और उस जो एग्जामिनेशन का सब्सटेंस होगा वो जो रिटन में लिखा होगा उसको जो है रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना है। आगे जी रूल 4 है consequences ऑफ रिफ्यूज़ल और इनएबिलिटी टू ऑफ प्लीडर टू आंसर। Sub rule 1 where the pleader of any party who appears by a pleader or any such person accompanying a pleader as is referred to in rule 2 refuses or unable to answer any material question relating to the suit
which the court is of opinion that the party whom he represent ought to answer and is likely to be able to answer if interrogates in person. The court may postpone the hearing of the suit to a future day and direct such party shall appear in person on such day. रूल 4 सब रूल 1 हमें ये बता रहा है कि कोई भी प्लीडर या कोई भी पार्टी जो किसी प्लीडर के थ्रू जो है वो पेश हो रही है, अपीयर हो रही है, और वो कोर्ट के क्वेश्चंस का आंसर देने से रिफ्यूज़ करती है या उसको उन क्वेश्चंस के आंसर का पता ही नहीं है, तो कोर्ट जो है उस हेयरिंग को आगे एडजर्न कर सकती है। और अगर कोर्ट को लगता है कि जो पार्टी जो है उसको इन पर्सन अगर वो पार्टी कोर्ट में पेश हो और वो उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकती है, तो फिर कोर्ट उस हेयरिंग को आगे एडजर्न करके उस पार्टी को इन पर्सन पेश होने का ऑर्डर कर सकती है ताकि वो खुद कोर्ट में अपीयर होके उन क्वेश्चंस का आंसर दे सके। सब रूल 2 इफ़ सच पार्टी फेल्स विदाउट lawful excuse to appear in person on the day so appointed, the court may pronounce judgment against him or make such order in relation to the suit as it thinks fit। अगर वो पार्टी कि जिसको ऑर्डर दिया गया है कि वो इन पर्सन पेश हो और वो विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज़ पेश नहीं होती, उसके पास कोई ऐसा जो है वो लॉफुल एक्सक्यूज़ नहीं है कि वो क्यों नहीं पेश हुई, अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं करती तो कोर्ट जो है उसके ख़िलाफ़ जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है। ये छोटा सा ऑर्डर था हमारा ऑर्डर 10 जो कि आज कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही होगी और आपको